हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल यूनिक एजुकेशन। आज हम बात करने वाले हैं मेंटेनेंस प्रैक्टिस, जो कि मॉड्यूल 7 है। उसके सब मॉड्यूल 1 के बारे में हम बात करने वाले हैं। पूरी तरीके से पूरे सब मॉड्यूल की बात करेंगे कि उसमें क्या क्या चीजें हैं और कैसे कैसे हमें इस चीज को पढ़ना है। ठीक है, सबसे पहली बात कि हमारा जो सब मॉड्यूल है उसका नाम है सेफ्टी प्रिकॉशन व्हेन जब आप काम कर रहे हो एयरक्राफ्ट पर या फिर एयरक्राफ्ट के वर्कशॉप में। ठीक है, तो हमें कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए, कौन कौन से सेफ्टी प्रिकॉशन हमें रखना चाहिए और वो क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं। हम जानते हैं जब एयरक्राफ्ट में हम काम कर रहे हो या उसके वर्कशॉप में किसी कंपोनेंट पर काम कर रहे हो, ऐसे दोनों कंडीशंस में थोड़ी बहुत छोटी गलती भी हमें ज्यादा नुकसान पहुंचा सकती है। इसी कारण से हमें बहुत ढेर सारे सेफ्टी प्रिकॉशंस लेने होते हैं। जैसे कि हमारा पहला है फ्लाइट लाइन सेफ्टी, यानी जब आप फ्लाइट पर काम कर रहे हो तो किन बातों का ध्यान रखना है। जहां फ्लाइट आती है, जाती है, टेक ऑफ करती है, लैंड करती है, वहां पर किन बातों का ध्यान रखना है। तो सबसे पहला वहां पर होता है हियरिंग प्रोटेक्शन, क्योंकि हम जानते हैं चाहे आपका एयरक्राफ्ट आ रहा हो, जा रहा हो, वहां पर फ्यूल ट्रक्स होते हैं, बहुत ढेर सारे एपीयूज होते हैं, बहुत ढेर सारे ऐसे कंपोनेंट्स और इक्विपमेंट्स होते हैं जो कंटिन्यूअसली चलते हैं। ठीक है, तो उसके कारण क्या होता है, बहुत ढेर सारी नॉइज जनरेट होती है। अब अगर आपको रोज वहीं पर काम करना है और इतनी ढेर सारी नॉइज आपके ईयर्स में जा रही है बार बार रोज के रोज, तो ऐसे कंडीशंस में आपके हियरिंग लॉस हो सकती है, यानी आपका जो हियरिंग है वो डैमेज हो सकता है। और इसी कारण से आपने बहुत बार ऐसा सुना होगा कि ये इंसान जो है बहुत ही हाईली नॉइजी एरिया में काम करता है, इस कारण से ये कम धीरे यानी वॉल्यूम की आवाज को नहीं सुन सकता, क्योंकि उसकी आदत पड़ गई है तेज आवाज सुनने की। ठीक है, तो ऐसे लॉसेस पॉसिबल होते हैं। इसके कारण हम हियरिंग प्रोटेक्शन लेते हैं। ठीक है, अब हियरिंग प्रोटेक्शन कैसे लेंगे, या तो हम ईयर प्लग, ईयर मफ, इस तरह के ऐसे इक्विपमेंट जो हमारे कान में लगे होते हैं और हमें बाहरी नॉइज से बचाते हैं, हम ऐसे चीजों का यूज करते हैं। दूसरा होता है हमारा फॉरेन ऑब्जेक्ट डैमेज। अब ठीक है, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि कोई भी ऐसी चीज, कोई भी ऐसा डैमेज जो किसी लूज पार्ट की वजह से हो जाए, या फिर कोई ढीले पड़े पार्ट, कोई गिरा पड़ा पार्ट है, इनकी वजह से अगर डैमेज आता है तो उसको फॉरेन ऑब्जेक्ट डैमेज बोलते हैं। ठीक है, यानी बाहरी किसी भी ऑब्जेक्ट से जो डैमेज होता है उसे फॉरेन ऑब्जेक्ट डैमेज बोला जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आप जानते हैं जो गैस टरबाइन इंजन होता है, जब वो चलता है, जब उसको स्टार्ट कर देते हैं, उसके बाद वो चीजों को सक करना स्टार्ट करता है, यानी एयर को आगे से सक करता है और पीछे तेजी से छोड़ता है। यही उसका प्रिंसिपल है। अब अगर एयरक्राफ्ट का कोई पार्ट बहुत ज्यादा लूज है तो क्या होगा, सीधे इंजन में घुस जाएगा। इंजन में घुस गया तो क्या होगा, वो सारे इंजन को डैमेज कर देगा, पूरा का एयरक्राफ्ट तो लॉस हो ही जाएगा। ठीक है, दूसरी सबसे बड़ा नुकसान क्या, अगर आपको जानकारी नहीं है और आप क्लोज प्रोक्सिमिटी, यानी एक एरिया होता है प्री डिटरमाइंड एरिया, जिससे आप हमेशा बाहर रह के काम करेंगे अगर आप एक टेक्नीशियन हैं तो। ठीक है, अगर आप इन बातों का ध्यान नहीं रखते हैं, आप क्लोज प्रोक्सिमिटी के अंदर चले जाते हैं, मतलब जो प्री डिटरमाइंड एरिया है उसके अंदर घुस गए, तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा, आपको ही वो इंजन सक कर लेगा। और इस कारण, इसी वजह से एक आध एक्सीडेंट हमारे एविएशन सेक्टर में हो चुके हैं। ठीक है, तो इन बातों का हमें ध्यान रखना है। अब दो कंडीशंस बन सकती हैं, हो सकता है आप एरोप्लेन के आसपास काम कर रहे हो, या फिर हो सकता है कि आप किसी हेलीकॉप्टर के आसपास काम कर रहे हो। तो एरोप्लेन के आसपास जब आप काम करते हैं तो हमेशा इस बात को एज्यूम नहीं करना है कि पायलट आपको देख सकता है, क्योंकि उसका जो फ्लाइट डेक होता है, यानी जो कॉकपिट होता है, वो काफी ऊपर होता है, और अगर आप एक सर्टेन डिस्टेंस से कम डिस्टेंस पे खड़े होते हैं तो उसे दिखाई नहीं देता है। ऐसे कंडीशन में एक्सीडेंट हो सकता है। किसी भी तरह का स्मोकिंग आसपास ना हो, किसी तरह का फ्यूल जो कि फ्लेमेबल हो वो आसपास ना पड़ा हो, इन बातों का ध्यान रखना है। इसी तरीके से अगर आप हेलीकॉप्टर पर काम कर रहे हैं तो वहां भी कुछ बातों का ध्यान रखना है, जैसे कि आप कभी भी टेल की तरफ से घूम करके वापस नहीं आएंगे हेलीकॉप्टर के पास। ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए कि जो उसका टेल रोटर होता है वो बहुत तेजी के साथ घूमता है, और एक कंडीशन ऐसी आ जाती है कि हमें विजिबल भी नहीं रहता है कि वो कैसा है। तो अगर आप उसके आसपास आ जाते हैं तो आपको सीरियस डैमेज हो सकता है, इवन की डेथ हो सकती है, ऐसे डैमेज हो सकते हैं। इसके अलावा क्योंकि हम जानते हैं हेलीकॉप्टर के ऊपर एक रोटर लगा होता है, तो हमें कोई वर्टिकल चीज लेके उसके आसपास नहीं जाना, जैसे डंडा वगैरह लेके वहां नहीं जाना है, कोई लोहे की पाइप लेके नहीं जाना है, क्योंकि क्या होगा, वो उसके ब्लेड में फंस सकता है और इससे एक सीरियस एक्सीडेंट कॉज हो सकता है। इन बातों का ध्यान रखना है। कभी भी अगर आप उसके अराउंड जा रहे हैं, यानी अगर हेलीकॉप्टर को ऐसे क्रॉस कर रहे हैं इधर से उधर, यानी साइड बाय साइड क्रॉस कर रहे हैं, तो हमेशा आगे से करिए ताकि पायलट आपको देखता है। ठीक है, ये बातों का ध्यान रखना बहुत ही जरूरी होता है। अब चाहे आप किसी कंपोनेंट पर काम कर रहे हो, चाहे वो शॉप में हो या एयरक्राफ्ट के अंदर हो, हमेशा इस बात का ध्यान रखना है कि किसी भी तरह से उसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती ना रहे जब आप उस पर काम कर रहे हैं। ऐसा क्यों, क्योंकि हो सकता है कि जब आप काम कर रहे हो और इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर रही हो और आपका हाथ या आपके कोई इक्विपमेंट उस पर पड़ जाए, तो ऐसे केसेस में हो सकता है कि वो करंट आप पर आ जाए, या फिर हो सकता है किसी और इक्विपमेंट पर चले जाए। तो ऐसे कंडीशंस में एयरक्राफ्ट को भी नुकसान हो सकता है और जो टेक्नीशियन वहां पर काम कर रहा है उसको भी अच्छा खासा नुकसान हो सकता है। इसी कारण से हमेशा इस बात का ध्यान रखना है कि जब कभी भी आप इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट पर काम करें तो इस बात का ध्यान रहे कि पावर ऑफ हो, किसी तरह का उसमें करंट की लीकेज ना हो, कोई शॉर्ट सर्किट ना हो। इन सारी बातों का ध्यान रखने के बाद ही हम इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट का
काम करते हैं। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी भी वजह होती है जिसके कारण फायर उसमें आ सकता है, यानी आग लग सकती है। जैसे अगर कोई शॉर्ट सर्किट है और वहां से करंट पास हो गया तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा, वहां पर आग लगने का डर होता है। इसी कारण से जब आप इलेक्ट्रिसिटी के किसी भी इक्विपमेंट पर काम करते हैं तो दो बातों का ध्यान रखना बहुत ही जरूरी है। पहला ये कि आपको डरना नहीं है, ठीक है। अगर आप डरेंगे तो आपसे गलती के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। और दूसरा, आपको ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है कि हमको सब कुछ आ गया है, ठीक है। अगर ये दो कंडीशंस का आप मॉनिटर करते हैं तो आपको बहुत ही ज्यादा एडवांटेज होने वाला है। आप किसी भी तरह से उसके चंगुल में नहीं फंसोगे, आपको इलेक्ट्रिसिटी से परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। फिर अगर किसी भी तरह से आप हाईली कंप्रेस्ड एरिया में काम करते हैं, जैसे मान लीजिए ऑक्सीजन सिलेंडर हो गया, नाइट्रोजन सिलेंडर हो गया, ऐसे जगहों पर अगर आप हैं तो वहां भी ध्यान देना है कि जो ऐसी चीज जो फ्यूम छोड़ती हो, फ्यूम इन द सेंस की जैसे पेट्रोल होता है तो उसके फ्यूम्स उड़ते हैं ना, वो थोड़ा सा, तो इन बातों का ध्यान रखना है कि वहां पर वेंटिलेशन का सारा प्रोसीजर अवेलेबल हो। अगर हाईली कंप्रेस्ड एरिया कोई गैस है, कोई कंटेनर है, तो वो आसपास उसके थोड़ा जगह हो ताकि अगर वो इन केस वो ब्लास्ट हो तो वो आउटसाइड हो, किसी हैंगर वगैरह में ना होने पाए। इन बातों का ध्यान रखना है। अगर आप कहीं और भी काम कर रहे हैं, किसी भी जगह पर जहां पर एयरक्राफ्ट का कोई कंपोनेंट रखा हुआ है या कोई मटेरियल रखा हुआ है, कोई रिपेयर का काम है, ऐसे हर जगह पर आपको एक बात जरूर ध्यान देना है कि प्रॉपर साइन लगे होते हैं हर चीज के, कि यहाँ पे कौन सा नुकसान हो सकता है, किस बात का प्रोटेक्शन आपको लेना है, तो उन साइन पर आप जरूर ध्यान दीजिए। और अगर वो साइन मिसिंग है यानी नहीं लगे हुए हैं तो आप उसको इन्फॉर्म करिए जो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है कि आप इन साइन को अप्रोप्रिएट जगह पर लगाइए, ठीक है। अब अगर आप इस सब मॉड्यूल में थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो फायर प्रोटेक्शन के बारे में काफी ज्यादा डिटेल में दिया गया है। सबसे पहले कहता है कि फायर प्रोटेक्शन जो होता है उसको जानने से पहले हमें यह पता होना चाहिए कि फायर यानी आग लगता कैसे है, ठीक है। तो इसके लगने के 3 कंडीशंस होते हैं, मैंने पहले ही बताया है। ये 3 वजहों से लगता है। पहला, हीट, यानी कि इसको जलने के लिए, जैसे कोई भी सामान है जब तक आप उसको जलाएंगे नहीं वो नहीं जलेगा। दूसरी बात, जैसे आप जला दिए तो कंटिन्यू होना चाहिए, यानी वो लगातार जलेगा तभी तो आग है, तो कंटिन्यू होने के लिए उसे ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। और तीसरी चीज, आप कोई मटेरियल लेंगे यानी फ्यूल, यानी कोई ऐसा प्रोडक्ट होना चाहिए जो जलने वाला हो, यानी एक सब्सटेंस हो जो जलेगा, ऑक्सीजन उसको कंटिन्यू करेगा और उसको हीट चाहिए ताकि वो जल सके। अब ये 3 कंडीशन अगर नहीं है तो आग नहीं लगेगी। तो अब खास बात आती है कि इसको जानने की क्या जरूरत है। इसको जानने की जरूरत यह है कि अगर किसी भी कंडीशन में आग लगती है और इन तीनों कंडीशंस में से आपको ये कंडीशन हटा देते हो तो वो आग बुझ जाएगी। यानी जिस चीज को आप जला रहे हो वही हट गया तो आग लगेगी नहीं। आपने आग लगाया पर वहां ऑक्सीजन ही नहीं है तो आग जलेगा ही नहीं, कंटिन्यू ही नहीं होगा। और तीसरी चीज कि आग अगर आप उसको लगाएंगे नहीं यानी हीट नहीं करेंगे तो वो कभी जलेगा ही नहीं, ठीक है। तो इन तीनों कंडीशंस का ही यूज करते हैं फायर को बुझाने के लिए, एक्सटिंग्विश करने के लिए। अब जो NFPA है यानी नेशनल फायर प्रोटेक्शन एसोसिएशन, उसने फायर को 3 क्लासेस में डिवाइड कर दिया है, यानी 3 तरीके से उसको क्लासिफाई कर दिया है। उसने 3 तरीका बताया, A, B और C, इन 3 क्लासेस की फायर होती हैं। क्लास A की फायर ऐसे फायर को बोला जाता है जो जनरल कंबस्टेबल मटेरियल्स में होती हैं, जैसे कि आपका वुड हो गया, प्लास्टिक हो गया, पेपर हो गया या क्लॉथ हो गया। दूसरा यानी क्लास बी का फायर क्या होता है, जो फ्लेमेबल लिक्विड्स में होता है, जैसे कि पेंट्स हो गए या एवगस हो गया या पेट्रोल हो गया, ऐसे सारे लिक्विड्स में जो फायर लगती है उसे क्लास बी का फायर कहते हैं। क्लास सी का फायर जो होता है वो इलेक्ट्रिकल फायर होता है, यानी अगर किसी वजह से शॉर्ट सर्किट या फिर इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में जो आग लगती है उसे क्लास सी के फायर में रखा गया है। लेकिन जो टेक्नीशियंस हैं, जो आप काम करते हैं एरोप्लेन में, आपको एक बात और पता होना चाहिए, NFPA से नहीं बोलता, बट एक क्लास डी का फायर भी होता है जिसे मेटल फायर बोलते हैं, जैसे कि मैग्नीशियम जो हम एयरक्राफ्ट में यूज कर सकते हैं, सोडियम, ऐसे मेटल्स जो आग पकड़ सकते हैं, यानी उसमें आग लग सकती है अगर उसे बहुत ज्यादा एक्सपोजर किया जाए हीट से। तो ऐसे फायर्स को बोला जाता है क्लास डी का फायर। अब बात आती है कि अगर ये आग लगती है तो आप उसको बुझाएंगे कैसे। खास बात ये ध्यान रखना है, जैसे घर में अगर कोई आग लगती है तो हम जनरली वाटर का यूज करते हैं। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि वो जनरली कंबस्टेबल मटेरियल्स होते हैं घर के, यानी कि कोई क्लॉथ हो गया, कोई वुड हो गया, कोई ऐसी चीजें हो गई, इसीलिए हम घर में वाटर यूज कर लेते हैं। पर सिर्फ क्लास ए के फायर में, यानी जब कंबस्टेबल मटेरियल्स की बात की जाती है, जनरल कंबस्टेबल की, तभी आप वाटर का यूज कर सकते हैं। आप खुद सोच के देखिए कि आपके घर में आग लगी हुई है किसी शॉर्ट सर्किट की वजह से और आप उसमें पानी डालेंगे तो करंट आपको ही लग जाएगी, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन में हमें इस बात का ध्यान रखना और इस बात का जानना बहुत जरूरी है कि किस क्लास के फायर में हमें कौन सा एक्सटिंग्विशर यूज करना है, ठीक है। तो जो वाटर टाइप का एक्सटिंग्विशर होता है, यानी पानी का अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो सिर्फ उसे आप क्लास ए के फायर में यूज कर सकते हैं। इसी तरह से कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 के एक्सटिंग्विशर्स होते हैं, जिनको हम क्लास ए में भी यूज कर सकते हैं, बी में भी यूज कर सकते हैं, सी में भी यूज कर सकते हैं, पर मेटल फायर यानी क्लास डी में उसका यूज नहीं किया जा सकता, ठीक है। और इसी कारण से जो हमारे एयरक्राफ्ट होते हैं, बड़े बड़े एयरक्राफ्ट होते हैं, उनमें इन दोनों तरीके से ना तो वाटर एक्सटिंग्विशर्स होते हैं ना ही कार्बन डाइऑक्साइड, उसमें हाइलोन यानी हैलोजिनेटेड हाइड्रोकार्बन, ये
बहुत ही अच्छे होते हैं जिनका हम यूज करते हैं। ठीक है, ये क्लास ए पे भी यूज किया जा सकता है, बी पर भी यूज किया जा सकता है, सी पर भी यूज किया जा सकता है और डी पर भी यूज किया जा सकता है। यानी चारों तरीके के फायर में इसको यूज कर सकते हैं, बट अच्छा और बहुत ही इफिशियंट होता है जब हम इसको क्लास बी और क्लास सी फायर पर यूज करते हैं। इसी तरह से अगर आप और आगे बढ़ते हैं तो क्लास डी फायर के लिए स्पेशली ड्राई पाउडर्स का यूज किया जाता है। उसको आप किसी भी टाइप के फायर में जरूर यूज कर सकते हैं, बट जो बेस्ट और सबसे ज्यादा इफिशियंट होता है वो क्लास डी फायर के लिए माना जाता है। अब कोई भी आदमी जो एक्सटिंग्विशर को यूज करता है, जरूरी नहीं उसके पास हर चीज की नॉलेज हो कि ये कहां पर यूज होगा, क्या कहां पर नहीं यूज होगा। इसी कारण से हर एक मैन्युफैक्चरर के लिए ये कंपलसरी होता है कि एक्सटिंग्विशर को पूरी तरह से इजिली आइडेंटिफाई करवा सकें। ठीक है, और इसी कारण से सिंबल्स का यूज किया जाता है, जैसे आपको फिगर में दिख रहा होगा। इस तरह से हर एक टाइप ऑफ एक्सटिंग्विशर, यानी जो एक्सटिंग्विशर आपके हाथ में है, जो आप यूज करने जा रहे हैं, वो किस तरह के फायर में यूज हो सकती है, उस पर बकायदा सिंबल बना होता है कि ये क्लास ए के लिए है या बी के लिए है या सी के लिए है या फिर डी के लिए है या सभी के लिए। ये सारी चीजें उसमें आसानी से आप देख सकते हैं। उसमें अलग अलग शेप भी बना होता है ताकि आप गलती ना करें उसको देखने में कि वहां पर क्या लिखा हुआ है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी जो हमें सब मॉड्यूल 1 के बारे में जानना बहुत जरूरी होता है। सब मॉड्यूल 1 इसी तरह से पूरा खत्म होता है। अगर आप इतनी बातें ध्यान रखते हैं जितनी मैंने आपको बताई हैं, तो आसानी से ये पूरा सब मॉड्यूल आप यहीं वीडियो में पढ़ सकते हैं। आपको खुद से पढ़ने की कोई जरूरत ही नहीं है। अगर वीडियो पसंद आती है तो प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, सब तक पहुंचाइए ताकि सभी लोग इसका फायदा उठा सके, सभी लोग इसका हेल्प ले सकें। थैंक यू।